हेलो साथियों। तो आज की इस क्लास में मैं आप सभी को यहाँ पर जो है यूपी ट्रिपल एस सी एएसओ का जो है वो प्रैक्टिस सेट 8 जो है वो सॉल्व कराने वाला हूँ। आज के इस सेट में मैंने यहाँ पर टोटल 50 क्वेश्चंस लिए हैं और आज आपके यहाँ पर मैथ्स, इकोनॉमिक्स, इसके अलावा स्टैटिक्स, इन सभी के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर जो है वो ऐड किए हैं। बाकी यहाँ पर जो आपका 10 प्लस फुल मॉक टेस्ट वाला बैच था, इसमें अब आपके 2500 यहाँ पर एमसीक्यू भी ऐड कर दिए गए हैं और आपका 20 जून से जो है वो प्रिंट ऑप्शन भी अवेलेबल हो जाएगा। अब आपको 20 जून से जो है यहाँ पर सभी को प्रिंट ऑप्शन मिल जाएगा, जिन्होंने पहले से ले रखा है और जो अब लेंगे उन सभी को मिल जाएगा। ठीक है, और अभी आपको ये फी पे नहीं करनी है, आप ये कूपन कोड अप्लाई कर दीजिएगा ऐप में बाई करते समय, यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन ये ऑफर आपका 20 जून से ही एंड हो जाएगा। ठीक है, 20 जून को आपका ये कूपन जो है वो एक्सपायर हो जाएगा और उसी दिन से आपको प्रिंट ऑप्शन भी मिलने लगेगा। ठीक है, ये सब मिलेगा कहाँ आपको, तो इसके लिए आप स्क्रीन पर देख लीजिए, एलवी क्लासेस ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको गवर्नमेंट एग्जाम वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करके जो है जब बाई वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो वहां पर अप्लाई कूपन का ऑप्शन आएगा और अप्लाई कूपन में आपको ASO 50 टाइप कर देना है। ठीक है, तो वहां पर आपका एक्स्ट्रा डिस्काउंट हो जाएगा। अब देखिए आज के इस प्रैक्टिस सेट में मैं आपको स्टैटिक्स, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, इन सभी के न्यू क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा पूरे। ठीक है, अभी तक ये क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं कराए गए हैं। इसके बाद देखिए कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पर कि सांख्यिकी नियमितता का नियम यानी कि लॉ ऑफ स्टैटिकल रेगुलरिटी किस गणितीय सिद्धांत पर कार्य करती है या फिर आधारित होती है। तो याद रखिएगा, जब भी स्टैटिकल रेगुलरिटी की बात होगी तो यहाँ पर आपको याद रखना है प्रायिकता की बात होगी। स्टैटिकल रेगुलरिटी जो होती है यानी कि जो आपका सांख्यिकी नियमितता का नियम होता है, ये प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी पर आधारित होता है। तो याद रखिएगा ये जो है आपका प्रायिकता के सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी पर जो है आपका लॉ ऑफ स्टैटिकल रेगुलरिटी जो है ये आधारित होता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि यदि सर्वेक्षण में उत्तरदाता जानबूझकर गलत जानकारी देता है तो इसे जो है किस प्रकार की त्रुटि माना जाएगा। आप जानते हैं उत्तरदाता, आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो प्राथमिक आंकड़े एकत्र करने की विधि होती है प्रश्नावली या क्वेश्चनर विधि, ठीक है, उसमें उत्तरदाता से पूछकर जो है प्रश्नावली फिल की जाती है। तो यहाँ पर उत्तरदाता जो जवाब देता है, अगर वो जानबूझकर जवाब दे रहा है गलत, तो वो किस प्रकार की यहाँ पर त्रुटि होगी। तो याद रखेगा उसे बोलते हैं मापन त्रुटि या प्रतिक्रिया त्रुटि। ये जो है आपकी एक नॉन सैंपलिंग एरर की जो है टाइप है, ये याद रखिएगा। जो आपका यहाँ पर नॉन सैंपलिंग एरर होता है, उस नॉन सैंपलिंग एरर का ही जो है ये एक प्रकार होता है प्रतिक्रिया त्रुटि या रिस्पॉन्स एरर बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर उत्तरदाता जब भी गलत जवाब देगा तो ये किस प्रकार की त्रुटि कहलाएगा, यहाँ पर मापन त्रुटि या प्रतिक्रिया त्रुटि या फिर आप बोल सकते हैं रिस्पॉन्स एरर। इसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है टिप्पेट की तालिका। देखिए यहाँ पर किसकी बात हुई है, टिप्पेट की तालिका का उपयोग सांख्यिकी में जो है वो किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। अगर मैं टिप्पेट की तालिका की बात करूं तो ये आपका जो है 41,600 अंकों का जो है एक संग्रह होता है। यहाँ पर जो टिप्पेट की तालिका होती है, जो टिप्पेट टेबल होती है, ये आपका 41,600 अंकों का एक संग्रह है। अगर इसकी मैं बात करूं तो यहाँ पर अगर इसे आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि जो 41,600 दिया गया है, अगर इसे मैं 4 से डिवाइड करूं तो 4 एकम 4, फिर आपका 0, इसके बाद 4 चौक 16, 0, यानी कि इतने यहाँ पर जो है आप बोल सकते हैं संख्याओं का संग्रह होता है। जो टिप्पेट तालिका होती है, इस टिप्पेट तालिका जो है ये 41,600 अंकों का संग्रह है, जिससे आपके 4 अंक वाली यहाँ पर संख्याएं बनाई जाती है। 4 अंक वाली कितनी संख्याएं बनेंगी यहाँ पर, 10,400। तो टिप्पेट तालिका क्या होती है आप सभी को पता चल गया। टिप्पेट तालिका वो होती है जिसमें 41,600 अंक उपस्थित होते हैं और यहाँ पर 4 अंकों वाले 10,400 संख्याएं जो है बनती है। तो कह रहा है कि इसका उपयोग जो है वो सांख्यिकी में किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा टिप्पेट तालिका का उपयोग जो है वो यादृच्छिक संख्याएं उत्पन्न करने के लिए, यानी कि यहाँ पर इसका प्रयोग जो है वो सैंपलिंग के लिए प्रयोग करते हैं। ये याद रखिएगा, आपकी जो यहाँ पर सिंपल प्रतिचयन की विधि होती है, सरल सैंपलिंग विधि होती है, यानी कि उसमें यादृच्छिक संख्याएं उत्पन्न करने के लिए जो है टिप्पेट तालिका का प्रयोग किया जाता है। तो इसका विकल्प नंबर बी जो है आपका सही होगा। इसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि तापमान को मापने के लिए किस प्रकार के सांख्यिकी पैमाने
का उपयोग किया जाता है जिसमें कोई निरपेक्ष शून्य जो है वो नहीं होता है। तो याद रखिएगा, तापमान की बात होगी अगर सांख्यिकी में तो वहां पर यूज करते हैं हम लोग अंतराल पैमाना यानी कि इंटरवल स्केल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें जो है आपका वो 0 डिग्री का कोई अर्थ नहीं होता है। ये आप लोग याद रखिएगा, इसमें जो है 0 डिग्री का कोई अर्थ जो है वो नहीं होता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, इसमें 0 डिग्री का कोई अर्थ नहीं होता है, अंतराल पैमाना होता है। तो तापमान के लिए सांख्यिकी में हम लोग इंटरवल स्केल का प्रयोग करते हैं। के बाद देखिए अगला कह रहा है कि लॉरेंज वक्र जो है इसका उपयोग मुख्य रूप से क्या मापने के लिए किया जाता है। अगर मैं लॉरेंज वक्र की बात करूं तो लॉरेंज वक्र को जो है 1905 में जो है वैज्ञानिक लॉरेंज ने दिया था। किसने दिया था? वैज्ञानिक लॉरेंज ने जो है लॉरेंज वक्र 1905 में दिया था। और ये किसे मापने के लिए? तो याद रखिएगा, आय और धन की असमानता, यहाँ पर जो है इनइक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ की बात हो रही है। तो आय और धन की असमानता मापने के लिए जो है यहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं? लॉरेंज वक्र का। इसके अलावा अपकिरण के मापने में भी जो है इसका प्रयोग किया जाता है। अगर अपकिरण दिया गया होता विकल्प में, मान लो इसकी जगह पे, तब भी सही होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, अपकिरण के मापन में भी लॉरेंज वक्र का प्रयोग करते हैं, बाकी आय और धन की असमानता में भी इसका यूज किया जाता है। इसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि दो समूहों का संयुक्त मानक विचलन, यहाँ पर कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो ज्ञात करते समय जो D1 है इसका मान कैसे निकाला जाता है। तो D1 का जो मान होता है वो याद रखिएगा, D1 बराबर होता है आपका x1 बार माइनस x बार 1 2। देखिए ये आपका जो होता है x1 बार ये आपका दिया गया, तो ये पहले समूह का माध्य होता है, और जो आपका x बार 1 2 लिखते हैं ये पूरे कंबाइंड समूह का जो है संयुक्त माध्य होता है। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो D1 के बराबर होता है। इसके बाद आ जाइए अगला यहाँ पर कह रहा है कि यदि एक बारंबारता बंटन के लिए दूसरा केंद्रीय आघूर्ण जो है वो आपका μ2 कितना है? 16, तो बंटन का मानक विचलन सिग्मा क्या होगा? बहुत ही सिंपल है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये होता है अंडर रूट μ2। इसीलिए मैंने आपको जो फॉर्मूला बुक दी है उसको एक बार जरूर सब लोग रिपीट कर लीजिएगा, बाकी आप 3-4 दिन में उसको एक बार रिवाइज करते रहिए सभी लोग अच्छे से। ठीक है, तो μ2 की वैल्यू 16 आप रख दीजिए, और 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो कुल मिला के विकल्प नंबर सी जो दिया गया है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैंने जो फॉर्मूला नोट्स आपके सेक्शन में ऐड करवाई है ऐप में, वो इसीलिए दी है कि जितना ज्यादा आप फॉर्मूला रिवाइज करेंगे, क्योंकि छोटा क्वेश्चन है लेकिन अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो ये आपको आंसर गलत हो जाएगा। इसीलिए मैंने बताया कि फॉर्मूले याद कर लीजिए, एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा जाएगा और उससे बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे आपसे। इसके बाद आ जाइए अगला कह रहा है कि एक चर x का माध्य जो है वो 10 है। आपको ये समीकरण दिया गया, तो y का माध्य क्या होगा? आपको मैंने पढ़ाया था कि प्रतिगमन रेखा जो होती है, आपकी प्रतिगमन रेखाएं जब वो एक दूसरे को काटती हैं तो उनका जो प्रतिच्छेद बिंदु आता है हमेशा वो x बार y बार आता है। क्या आता है? प्रतिच्छेद बिंदु होता है x बार y बार। इसमें जो पहली वैल्यू होती है वो आपकी x की होती है, दूसरी वैल्यू जो है हमेशा y की होती है। जब भी निर्देशांक बिंदु लिखते हैं तो वहां पर हमेशा पहला मान x अक्ष का होता है, दूसरा मान y अक्ष का। तो उसी तरह से यहाँ पर ध्यान दीजिए y है, तो इस y की जगह पे मैं रख देता हूँ y बार बराबर आ जाइए 3, और x की जगह पे मैं लिख देता हूँ x बार, और माइनस में हो गया 5। अब देखिए यहाँ पर x का माध्य दिया गया है, x के माध्य का मतलब आपको x बार की वैल्यू दी गई है 10, तो अब ये हो जाएगा 3 इंटू 10 माइनस 5, इसका गुणा करिए तो ये आ जाएगा 30 माइनस 5 बराबर 25, यानी कि विकल्प नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। के बाद देखिए अगला कह रहा है यहाँ पर कि कार्ल पियर्सन के विषमता गुणांक की सैद्धांतिक सीमा क्या है। तो कार्ल पियर्सन का जो विषमता गुणांक होता है इसकी रेंज -3 से +3 के बीच होती है, ये याद रखिएगा। इसकी रेंज क्या होती है? कार्ल पियर्सन के विषमता गुणांक की जो रेंज होती है वो -3 से +3 होती है, लेकिन अगर इसी जगह पर बाउली के विषमता गुणांक की बात होगी तो उसकी रेंज -1 से +1 के बीच होती है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक जो है वो चक्रीय परीक्षण को संतुष्ट करता है। आप सभी को याद होगा कि जो फिशर सूचकांक होता है आपका, ये फिशर सूचकांक जो है आपका ये टाइम रिवर्सल टेस्ट और इसके अलावा फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, इन दोनों को संतुष्ट करता है। आपका फिशर सूचकांक जो है वो टाइम रिवर्सल टेस्ट
और यहाँ पर जो है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट 2 को संतुष्ट करता है। बाकी 5-6 का सूचकांक भी संतुष्ट नहीं करता था किसी को, ये भी नहीं करता था। लेकिन यहाँ पर बात हुई चक्रीय परीक्षण की, तो चक्रीय परीक्षण को याद रखेगा, एक तो सिंपल गुणोत्तर माध्य के द्वारा इसको संतुष्ट किया जाता है, याद रखेगा सरल गुणोत्तर माध्य के द्वारा, सिंपल एग्रीगेट मेथड के द्वारा जो है इसको यहाँ पर क्या किया जाता है, संतुष्ट किया जाता है। और या फिर इसके अलावा जो है आपका केली का जो स्थिर भार सूचकांक होता है, इसके द्वारा भी जो है चक्रीय परीक्षण को संतुष्ट किया जाता है। तो मैंने क्या बता दिया कि यहाँ पर जो आपका टाइम रिवर्सल टेस्ट है और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट है, इन दोनों को आपका फिशर सूचकांक जो है वो संतुष्ट करता है, ठीक है। लेकिन जो आपका सर्कुलर टेस्ट है यानी कि जो चक्रीय परीक्षण है, इसे केवल सिंपल एग्रीगेट मेथड यानी कि सरल गुणोत्तर माध्य के द्वारा या फिर आप यहाँ पर जो है केली का स्थिर भार सूचकांक जो होता है, इसके द्वारा इसको जो है संतुष्ट किया जाता है। इसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि मूल्य अनुपात प्राइस रिलेटिविस्ट जो है यहाँ पर कि सरल गुणोत्तर माध्य का उपयोग करके बनाए गए सूचकांक का क्या लाभ होता है। जो मूल्य अनुपात होता है इसके सरल गुणोत्तर माध्य का उपयोग करके बनाए गए सूचकांक का क्या लाभ होता है, तो ये जो है आपके टाइम रिवर्सल टेस्ट को संतुष्ट करता है। क्या करता है, ये जो है समय उत्क्रमणीयता परीक्षण यानी कि टाइम रिवर्सल टेस्ट को जो है संतुष्ट करता है। कौन, आपका जो मूल्य अनुपात के सरल गुणोत्तर माध्य का उपयोग करके बनाया गया सूचकांक होता है। इसके बाद आ जाइए अगला कह रहा है कि यदि किसी वर्ष का थोक मूल्य सूचकांक, यहाँ पर होल प्राइस इंडेक्स दिया गया है 150 किसी वर्ष का, और आधार वर्ष जो दिया गया है, आधार वर्ष का ये दिया गया है 120 था, तो यहाँ पर मुद्रास्फीति की दर जो इन्फ्लेशन रेट है ये क्या होगा। तो यहाँ पर आपको मुद्रास्फीति की दर ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 150 माइनस 120 और बट्टे में आ जाएगा 120 और गुणे में यूज करते हैं 100, ठीक है। तो अब देखिए 150 से 120 घटाएंगे कितना आएगा, 30 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 120 गुणे में हो जाएगा 100। अब अगर आप इसको कैंसिल करें तो ध्यान दीजिए 3 से इसको कैंसिल करेंगे, ये आपका जाएगा 4 बार, ठीक है, और 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये जाएगा 25 बार। कुल मिला के कितना आ जाएगा, 25% यहाँ पर आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद आ जाइए अगला कह रहा है कि मूल्य सूचकांक जो वैल्यू इंडेक्स है, इसकी गणना का सही सूत्र क्या होता है। जो आपका वैल्यू इंडेक्स होता है इसका सही सूत्र होता है P1 Q1 बटे समेशन P0 Q0 इंटू 100। ये फॉर्मूला जो है वैल्यू इंडेक्स ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो ये आपका दिया गया है विकल्प नंबर ए में, समेशन P1 Q1 और बट्टे में आपका भाग का निशान लगा, मतलब बट्टे की बात हो रही है, P0 Q0 और गुणे में हो जाएगा 100, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाइए अगला कह रहा है कि प्रतिगमन गुणांक को Bxy और Byx दिया गया है का समांतर माध्य जो है हमेशा उसके सहसंबंध गुणांक R से होता है। तो याद रखिएगा अगर इन दोनों का आप यहाँ पर क्या निकालते हैं, समांतर माध्य यानी कि Byx प्लस Bxy बटे 2, तो इन दोनों का जो समांतर माध्य होता है ये हमेशा सहसंबंध गुणांक से बड़ा या फिर उसके बराबर होता है। ये याद रखिएगा, दोनों प्रतिगमन गुणांकों का जो समांतर माध्य होता है वो सहसंबंध गुणांक के बराबर या फिर उससे अधिक होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए विकल्प नंबर सी, अधिक या फिर बराबर होता है। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अगला कह रहा है कि यदि r बराबर 0.6 है तो कुल विचरण जो दिया गया है का कितना प्रतिशत जो है वो प्रतिगमन रेखा द्वारा स्पष्ट यानी कि एक्सप्लेन किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपको टोटल वेरिएंस का कितना प्रतिशत पूछ रहा है, तो इसका प्रतिशत अगर आपको ज्ञात करना है तो सीधे सीधे r स्क्वायर इंटू 100 यूज कर लीजिए बस। देखिए r की वैल्यू आपको दी गई 0.6, तो 0.6 का स्क्वायर इंटू 100, तो अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 0.36 इंटू 100 से गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका 36%, यानी कि विकल्प नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए अगला कह रहा है कि आंशिक सहसंबंध गुणांक जो होता है आपका, जो पार्शियल कोरिलेशन होता है कोफिशिएंट r, देखिए यहाँ पर ऐसा लिखा है r 1 2.3 क्या मापता है। देखिए जब भी 3 के बाद डॉट लगा मिल जाए तो इसका मतलब यहाँ पर जो 1 और 2 है इन दोनों में तो यहाँ पर आंशिक सहसंबंध होता है, लेकिन 3 जो है इसको ये अलग कर देता है, इसको हटा देता है, ये याद रखिएगा।
तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए ये दिया गया है 1 और 2 के बीच से संबंध होता है, लेकिन 3 के प्रभाव को हटाकर जो है ये आपस मान ज्ञात करता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि अलगाव का गुणांक जिसे k से दर्शाया जाता है का सूत्र क्या होता है। आपको याद होगा मैंने आपको एक अनिर्धारक गुणांक बताया था, अनिर्धारक गुणांक। अनिर्धारक गुणांक होता है आपका k स्क्वायर बराबर 1 माइनस आर स्क्वायर। ये मैंने आप सभी को बताया था कि जो अनिर्धारक गुणांक होता है उसका मान ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे k की वैल्यू पूछ रहा है, अगर आप k की वैल्यू निकालेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो 1 माइनस आर स्क्वायर, ये जो मान आएगा आपका रूट में आ जाएगा बस। तो ये देख लीजिए, ये आपका दिया गया k बराबर, देखिए रूट ऐसे केवल लगा है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये पूरा माना जाएगा ऐसे, तो ये इतना हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि यदि एक कक्षा में 30 छात्र गणित पढ़ते हैं और 20 छात्र जो है वो सांख्यिकी पढ़ते हैं और 10 छात्र जो है वो दोनों पढ़ते हैं। देखिए 30 छात्र ऐसे हैं जो मैथ पढ़ रहे हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं नंबर ऑफ ए, और 20 छात्र ऐसे हैं जो गणित पढ़ते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं नंबर ऑफ बी, और 10 छात्र ऐसे हैं जो दोनों पढ़ते हैं, मतलब ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे लिखेंगे आप। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है यहाँ पर मैथ भी पढ़ रहे हैं और स्टैटिक्स भी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि कितने छात्र कम से कम एक विषय पढ़ते हैं, तो इसके लिए आप सीधे सीधे नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकाल लीजिए, और फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसमें आपको मान रख देना, देखिए ए का मान कितना है 30 और इसका मान है 20, तो 30 और 20 जोड़ दीजिए सीधे सीधे 50, इसकी वैल्यू कितनी है 10, 50 से 10 घटा दीजिए, कितना मिल जाएगा 40। तो यहाँ पर विकल्प नंबर सी जो दिया गया आपका ये सही हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अगला देखिए, यहाँ पर लघुगणक के नियम के अनुसार ये आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, ये किसके बराबर होता है। देखिए सिंपल सा समझिए, अगर कहीं पर ऐसा दिया गया है लॉग बेस ए एक्स, मान लीजिए ऐसा लिखा है, बेस में ए है और यहाँ पर दिया गया है एक्स, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं log x बटे log a, ये फॉर्मूला होता है। अगर बेस में a दिया गया तो बेस वाले को आप बटे में लिख सकते हैं। तो उसी तरह से ध्यान दीजिए, ये जो दिया गया है यहाँ पर क्या है, ये दिया गया है log बेस a b, और फिर गुणे में दिया गया है log बेस b, यहाँ पर दिया गया c। तो अब इस फॉर्मूले के अनुसार जो भी मैंने बताया है, इसको आप क्या लिखेंगे, ये बनेगा आपका log b और बटे में आ जाएगा log a, इतना हो गया। फिर गुणे लगाइए, यहाँ पर देखिए ये आपका बनेगा log c और बेस में b है तो ये बन जाएगा log b। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो ये आपका log b से log b जो है वो कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब ये बचा कितना log c और बटे में आ जाएगा आपका log a। तो इससे आप क्या लिख सकते हैं, इससे आप लिख सकते हैं log बटे वाली संख्या हमेशा बेस में आएगी और ये c, तो log बेस a c। देखिए ये आपका विकल्प नंबर सी में दिया गया है log बेस a c। ठीक है, कितना आपको मिल जाएगा। इसके बाद आ जाइए अगला, देखिए अगला यहाँ पर जो है इसमें कह रहा है कि द्विघात समीकरण ये दिया गया है कि मूलों का योग क्या होगा, मूलों का योग पूछ रहा है। और मूलों के योग की अगर बात की जाए तो मूलों का जो योग होता है वो फॉर्मूला होता है माइनस बी अपान ए, ये फॉर्मूला होता है। जो मानक समीकरण होता है उससे तुलना करके देखिए आप, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये मानक समीकरण होता है द्विघात समीकरण। अगर इससे तुलना करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर तो दिया गया है, एक्स अगर छोड़ देंगे तो ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी गई है आपको 2, यहाँ पर एक्स देखिए तो यहाँ से आपको जो बी की वैल्यू मिलेगी वो -5 मिलेगी, तो ए और बी ही आपको चाहिए, यही मान रखिए। तो देखिए माइनस बी का मान आप रखेंगे तो ये -5 हो जाएगा, और बटे में ए का मान रखेंगे तो 2 हो जाएगा, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, कुल मिला के 5/2 आ जाएगा, और 5/2 आपको विकल्प नंबर बी में दिया। देखिए 5/2 लिखा है, इसको आप 5/2 लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाइए अगला, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि वृत्त के समीकरण, ये वृत्त का एक समीकरण आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 12 बराबर 0। और यहाँ पर आपसे कह रहा है कि त्रिज्या ज्ञात करिए, रेडियस ज्ञात करनी है।
तो जो मानक समीकरण होता है वृत्त का वो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये मानक समीकरण है, हमेशा यहाँ पर तुलना की जाती है। देखिए x के गुणांक की तुलना करिए, ये आपका x का गुणांक है ये, ठीक। यहाँ पर देखिए ये y का गुणांक है, y वाला हिस्सा छोड़ के जो बचेगा वो तुलना करेंगे। तो यहाँ से अगर आप ध्यान दें तो 2g की वैल्यू कितनी है, 2g बराबर आपको दिया गया -4। तो कुल मिला के ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका -2, जी की वैल्यू मिल गई। अब अगर तुलना करें यहाँ से तो 2f बराबर दिया गया है आपका 6, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो f की वैल्यू मिल जाएगी 3। और यहाँ पर ध्यान दीजिए c की वैल्यू कितनी है, -12 ये। और अब आपको अगर त्रिज्या निकालनी है, रेडियस निकालना है, तो फॉर्मूला होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये फॉर्मूला है त्रिज्या ज्ञात करने के लिए। अब आपको जी, एफ और सी के मान पता है, वही मान यहाँ पर रख दीजिए। देखिए जी स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पर एफ का स्क्वायर करेंगे तो 3 त्रिक का 9 आ जाएगा। और माइनस में दिया गया है 12। देखिए यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस और माइनस मिलके कितना हो जाएगा, प्लस का 12। तो कुल मिला के 9 4 13, 13 और 12 मिलके हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल आ जाएगा 5। कुल मिला के यहाँ से आपको त्रिज्या मिल जाएगी 5। ठीक है, फॉर्मूला याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला देखिए, कह रहा है कि 10% वार्षिक दर से 5000 की राशि पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज दिया गया है सिंपल इंटरेस्ट के बीच का अंतर। वैसे तो ये सवाल बहुत लंबा है, लेकिन एक फॉर्मूला जिससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको इन दोनों का डिफरेंस चाहिए। डिफरेंस किसका चाहिए, CI, और इसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट के बीच आपको डिफरेंस ज्ञात करना है। तो इसका सीधे सीधे फॉर्मूला होता है P इंटू R बट्टे 100 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। P मूलधन है, R दर है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कितना है, P का मान है 5000, तो ये रख दीजिए 5000 गुणे R बट्टे 10। R क्या है, रेट, 10% दिया गया है, तो ये हो जाएगा 10 बट्टे 100 का होल स्क्वायर। इसको आप कैंसिल कर दीजिए तो कुल मिला के ये आएगा 5000 गुणे, देखिए इसका स्क्वायर करेंगे 10 का तो ये कितना हो जाएगा 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो भी कट जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस आ गया 50। अगर ये सूत्र याद है तो एक लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, लेकिन फॉर्मूला नहीं याद है तो ऊपर दिक्कत होगी। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि शब्द स्टैटिस्टिक जो है ये अक्षरों का कुल कितने अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। ये आपका क्रमचय संचय का क्वेश्चन है। देखिए इसमें हमेशा कितने नंबर है पहले ये गिनना रहता है, तो यहाँ पर आपको कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। सबसे पहले देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने हैं 10। तो 10 का फैक्टोरियल लिख दीजिए। ठीक है, फैक्टोरियल आप यहाँ पर ये हो गया। अब ये देखना है कि कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है। जैसे कि यस ध्यान दें तो 1 2 3 जितनी बार रिपीट हुआ है फैक्टोरियल करके उतना ही बटे में लिख दीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये आ गया फैक्टोरियल। फिर उसके बाद देखिए और कोई भी रिपीट हुआ है। अगर इसके बाद ध्यान दें तो टी भी आपका 3 बार आया है, टी 3 बार आया तो फिर से यहाँ पर फैक्टोरियल 3 लग जाएगा। और इसके अलावा आई 2 बार आया है तो यहाँ पर लग जाएगा फैक्टोरियल 2। देखिए फैक्टोरियल का चिन्ह आप ऐसे भी लगा सकते हैं या फिर आपको ऐसा मिलेगा 10 फैक्टोरियल और फिर हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, फिर उसके बाद 3 फैक्टोरियल और फिर 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इस तरीके से यहाँ पर ये लिखा जाएगा। हमेशा जब भी क्रमचय संचय का इस तरह से सवाल आए कि कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा रहा है तो पहले टोटल नंबर करिए, उनका फैक्टोरियल, और अगर जितनी बार कोई संख्या रिपीट हो रही बस, अगर रिपीट ना हो तो सीधे जितने बार है बस उसी का फैक्टोरियल निकाल लेना है। अगर रिपीट नहीं हो रहे हैं तो, लेकिन रिपीट हो रहे हैं तो जो संख्या जितनी बार रिपीट होगी उतने से ही आपको डिवाइड करना रहेगा। ये ध्यान रखिएगा सभी लोग। ठीक है, तो कुल मिला के देखिए यहाँ पर डायरेक्ट मान ही दिया गया, यानी कि सॉल्व करने की जरूरत नहीं। अगर मान दिया जाता तो इसको कैलकुलेट कर लेते। अब देखिए फैक्टोरियल 10 बटे में फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2, ये आपका दिया गया विकल्प नंबर बी में। तो ये अब आपका यहाँ पर विकल्प नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा भी मान दिया जा सकता है, कभी कभी इसका कैलकुलेशन दे दिया जाएगा, तब आप उस हिसाब से करेंगे कैलकुलेशन के हिसाब से। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि एक कमरे में 10 व्यक्ति हैं, यदि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से केवल एक बार हाथ मिलाता है तो कुल कितने हैंडशेक होंगे। यहाँ पर कुल कितने हैंडशेक हैं इसके लिए ज्ञात करना है आपको। NC2 फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि 2
बार यहाँ पर हाथ देखिए, एक दूसरे से दो व्यक्ति हाथ मिला रहे हैं तो दो हाथ मिल रहे हैं, और n क्या है यहाँ पर, कितने व्यक्ति हैं टोटल, तो कुल मिला के n की जगह पे 10C2। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, पहले एक बार याद आ जाएगा आपको। फॉर्मूला होता है NCR बराबर फैक्टोरियल n बट्टे में होता है आपका फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r, ये फॉर्मूला है। तो अगर इसके हिसाब से देखें तो यहाँ पर n की जगह पर 10 है, r के जगह पर 2 है, तो यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये आएगा आपका फैक्टोरियल 10 बट्टे में हो जाएगा फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 10 माइनस 2, कुल मिला के ध्यान दीजिए। और आपको पता है अगर फैक्टोरियल से आप नंबर बाहर करेंगे तो यहाँ पर देखिए 10 में निकाल लेता हूँ, इससे 9 में बाहर कर देता हूँ, तो फैक्टोरियल में कितना बचेगा फिर 8। मैंने इसमें से 10 बाहर कर दिया, 9 बाहर कर दिया, 8 बच गया फैक्टोरियल में। यहाँ से सीधे सीधे अगर मैं 2 बाहर करूंगा तो 1 बचेगा, 1 भी बाहर कर दीजिए तो 2 गुणे 1, और यहाँ 10 से 2 घटाइए तो कितना आ जाएगा फैक्टोरियल का 8। तो अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर आपका ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक, 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए और 5 का गुणा 9 में कर दीजिए 45। विकल्प नंबर सी आपका जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। ये भी आपका जो है यहाँ पर क्रमचय संचय का ही सवाल है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि बायस का प्रमेय जो है इसका उपयोग प्रायिकता में किस प्रकार की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर बायस थ्योरम की बात हुई है, तो याद रखिएगा इसका प्रयोग हमेशा जो है यहाँ पर इनवर्स प्रोबेबिलिटी ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग हम लोग जो है वो इनवर्स प्रोबेबिलिटी ज्ञात करने के लिए जो है करते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। इनवर्स प्रोबेबिलिटी या फिर पश्च प्रायिकता भी इसे बोला जाता है, ये याद रखिएगा, पश्च प्रायिकता या फिर इनवर्स प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक द्विपद बंटन में यदि माध्य जो है आपका वो 20 है और प्रसरण जो दिया गया है वो 15 है, तो यहाँ पर सफलता की प्रायिकता क्या होगी। आप सभी ने पढ़ा होगा कि P प्लस Q बराबर होता है 1। P यहाँ पर सफल होने की प्रायिकता, Q यहाँ पर सफल ना होने की प्रायिकता बराबर 1 होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया गया है वेरिएंस, याद रखिएगा वेरिएंस बटे इसकी बात हुई है माध्य की यानी कि मीन की। तो अगर मैं बात करूं तो वेरिएंस जो होता है आपका ये होता है NPQ, ये फॉर्मूला है, और मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है N इंटू P। तो अगर आप ध्यान दें तो इसमें से NP कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो Q है आपका, ये Q किसके बराबर आया, Q बराबर आया वेरिएंस बटे मीन के। तो वेरिएंस का मान कितना है 15, ये हो जाएगा, और मीन कितना है आपका 20, और 20 से अगर आप 15 को डिवाइड करेंगे तो 0.75 के आसपास आ जाएगा। अब Q की वैल्यू पता है, अगर आपको P निकालना है तो क्या करेंगे 1 माइनस Q करेंगे कि नहीं, तो उसी हिसाब से P बराबर 1 माइनस Q, Q की वैल्यू 0.75, यानी कि इसको घटाने के बाद आपको 0.25 मिल जाएगा, जो कि विकल्प नंबर बी में आपको दिया गया है, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि पॉइसो बंटन जो है इसकी सबसे महत्वपूर्ण गणितीय विशेषता क्या है। तो यहाँ पर अगर पॉइसो बंटन की बात की जाए तो जो आपका पॉइसो बंटन होता है ये एक अद्वितीय गणितीय विशेषता होती है, ये याद रखिएगा। पॉइसो बंटन जो आपकी एक अद्वितीय गणितीय विशेषता होती है, इसमें हमेशा जो माध्य होता है वो आपका प्रसरण के बराबर होता है, याद रखिएगा। मीन जो है आपका हमेशा वेरिएंस के बराबर होता है पॉइसो बंटन में, ये आपको याद रखना है कि पॉइसो बंटन में मीन जो है आपका हमेशा वो माध्य के यानी कि प्रसरण के बराबर होता है। अब कह रहा है कि दो पांचे एक साथ फेंके जाते हैं, प्रायिकता का क्वेश्चन है, दोनों पांचों पर आने वाली संख्याओं का योग जो है वो 9 होने की प्रायिकता। तो अगर पांचे पर नंबर की बात की जाए तो 1 2 3 4 5 6, टोटल यहाँ पर 6 नंबर होते हैं। तो अगर यहाँ पर मैं कुल समष्टि या कुल प्रतिदर्श की बात करूँ तो दो पांचे फेंके गए हैं, एक पर होते हैं 6 नंबर, ठीक है। तो दो मिला के कितने हो जाएंगे, 6 गुणे 6 बराबर 36। तो ये हो गया आपका कुल प्रतिदर्श, ठीक है। कुल यहाँ पर कितने हो सकते हैं। अब इसकी बाद अब मैं अनुकूल परिस्थितियों की बात करूंगा कितनी बन सकती हैं। अब आप ध्यान दीजिए, जब पांचा फेंकते हैं तो 9 बनने की कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है। देखिए एक तो आपका 3 आ जाए एक पांचे पर, दूसरे पर 6 आ जाए, पहले वाले पांचे पर आपका 3 आ जाए, दूसरे वाले पर 6 आ जाए, तब 9 बन जाएगा। या फिर हो सकता है कि पहले वाले पर 6 आ जाए और दूसरे वाले पर 3 आ जाए, तब 9 बन जाएगा आपका। दूसरी कौन सी कंडीशन है 9 बनाने के लिए, दूसरी कंडीशन है एक पर 4 आ जाए और दूसरे पर 5 आ जाए, एक पर आपका 4 आ जाए और दूसरे पर से पर 5 आ जाए, तब भी 9 बन जाएगा। या फिर मान लीजिए पहले वाले पांचे पर 5 आ गया और दूसरे वाले में 4 आ गया, तो भी आपका 9 बन जाएगा। तो कुल
अनुकूल परिस्थितियां कैसी बन सकती हैं? आपके पास 4 ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर जो है आपका क्या आ सकता है, 9 आ सकता है। तो जब भी आप प्रायिकता ज्ञात करते हैं तो यहाँ पर अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो कितनी ऐसी परिस्थितियां हैं? 4। टोटल कितनी है? 36। 4 एकम 4, 4 9 36, जिससे आप यहाँ पर 1/9 यानी कि 1/9 जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, ये प्रायिकता का क्वेश्चन है आपका। इसके बाद आ जाइए, यहाँ पर कह रहा है कि जनसांख्यिकी में कुल प्रजनन दर जो आपका टोटल फर्टिलिटी रेट है यानी कि TFR है, ये क्या मापती है? तो यहाँ पर अगर कुल प्रजनन दर की बात की जाए तो ये याद रखिएगा कि ये जो है एक महिला द्वारा अपने प्रजनन काल में पैदा किए गए बच्चों की जो औसत संख्या होती है उसको मापती है। तो यहाँ पर जो अनुमानतः प्रजनन काल होता है वो आपका 15 से 49 वर्ष तक माना जाता है। एक महिला का जो प्रजनन काल है अनुमानतः जो है वो 15 वर्ष से 49 वर्ष तक होता है, और इतने समय के अवधि में जितने भी बच्चे पैदा किए गए हैं उन बच्चों की जो औसत संख्या होती है वो आपका TFR जो है मापती है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए, अगला यहाँ पर कह रहा है कि शिशु मृत्यु दर। ठीक है, इन्फांट यहाँ पर शिशु मृत्यु दर की बात हो रही है यानी कि IMR की बात हो रही है, और इसकी गणना करते समय हर में किसे रखा जाता है? तो जब IMR ज्ञात किया जाता है तो याद रखिएगा जो आपका अंश होता है, अंश में आपका क्या रखते हैं कि उस वर्ष जो है कितने बच्चों की मृत्यु हुई है, और बटे में हमेशा उस विशेष वर्ष में जीवित जन्मों की संख्या रखी जाती है। ठीक है, तो हर में जो है एक विशिष्ट वर्ष में जो है कुल जीवित जन्मों की संख्या जो है IMR ज्ञात करते समय रखते हैं, और गुणे में हमेशा 1000 रखते हैं। जब यही मात्र की बात होगी तो वहां पर 1 लाख यूज होता है, ये याद रखिएगा। इसके बाद आइए, अगला कह रहा है कि भारत में मुद्रा आपूर्ति की किस माप को व्यापक मुद्रा कहते हैं? यहाँ पर व्यापक मुद्रा की बात हुई है तो व्यापक मुद्रा बोला जाता है M3 को, क्योंकि M3 में जो है आपका M1 शामिल होता है, और साथ ही साथ जो बैंकों के फिक्स डिपॉजिट होते हैं, सावधि जमा जो होता है बैंकों का, वो भी शामिल होता है। और M1 में आपको पता है कि M1 का मतलब होता है यहाँ पर जनता के पास मुद्रा, और प्लस यहाँ पर बैंकों के पास जमा, बैंकों के पास जमा, ये आपका M1 होता है। तो M1 जो है जनता के पास मुद्रा, बैंकों के पास मुद्रा, और जो आपका M3 है ये आपका M1 प्लस बैंक FD जो बैंकों में सावधि जमा होता है ये कहलाता है। तो कुल मिला के M3 को जो है यहाँ पर RBI के द्वारा व्यापक मुद्रा जो है वो घोषित किया गया है। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि श्रम सांख्यिकी में जो आपका श्रम बल भागीदारी रेट है यानी कि LFPR है, इसमें जनसंख्या के किस हिस्से को शामिल किया जाता है? इसमें हमेशा जो कार्य कर रहे हैं यानी कि जो रोजगार में है उनको, और साथ ही साथ बेरोजगार यानी कि जो काम की तलाश में है अभी, जो काम खोज रहे हैं, उन दोनों को शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर कार्यरत लोग यानी कि जो कार्य कर रहे हैं, और वे जो काम की तलाश में है यानी कि बेरोजगार, तो इन दोनों को जो है आपका LFPR में जो है शामिल किया जाता है। इसके बाद देखिए, अगला कह रहा है कि GDP डिफ्लेटर का सही सूत्र क्या है? तो अगर मैं GDP डिफ्लेटर की बात करूं तो याद रखिएगा नॉमिनल GDP बटे रियल GDP गुणे 100, ये फॉर्मूला होता है। नाम मात्र GDP बटे वास्तविक GDP गुणे 100, ये आपका GDP डिफ्लेटर का फॉर्मूला होता है। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि अर्थशास्त्र में जो साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात हो रही है, NNP की बात हो रही है, इसको आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? अर्थशास्त्र में जो साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है यानी कि जो NNP होता है, इसको अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेशनल इनकम के नाम से इसको जाना जाता है। तो विकल्प में आप चेक कर लीजिए, राष्ट्रीय आय दिया गया है, नेशनल इनकम के नाम से जो है शुद्ध राष्ट्रीय आय को जाना जाता है। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ यहाँ पर स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है, का कौन सा प्रकाशन जो है वो भारत के राष्ट्रीय खातों के विस्तृत आंकड़े प्रस्तुत करता है, और इसे आमतौर पर अनौपचारिक रूप से श्वेत पत्र कहा जाता है। तो श्वेत पत्र बोलते हैं NAS को। श्वेत पत्र किसे बोला जाता है? NAS को, यानी कि नेशनल अकाउंट्स
स्टैटिक्स को जो है यहाँ पर राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को जो है श्वेत पत्र बोला जाता है, ये याद रखिएगा। श्वेत पत्र किसे बोलते हैं? NAS, नेशनल अकाउंट स्टैटिक्स, इससे बोला जाता है। अगला देखिए, कह रहा है कि भारत सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे जो है वो संसद में बजट से ठीक पहले जो है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो ये आपका जो है DEA के द्वारा, इसे बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा जो है वो संसद में पेश किया जाता है। किसे? आर्थिक सर्वेक्षण को। आप बोल सकते हैं जो वित्त मंत्रालय का जो आर्थिक मामलों का विभाग है, आर्थिक मामलों का विभाग मतलब जिसे बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर की बात हो रही है, इसके द्वारा जो है यहाँ पर आर्थिक सर्वेक्षण संसद में पेश किया जाता है। इसके बाद देखिए, अगला कह रहा है कि भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयोग, जो जनगणना का कार्य देखता है, ठीक है, उसकी बात हो रही है, का कार्यकाल किस मंत्रालय के अधीन होता है? तो ये आपका जो है याद रखिएगा गृह मंत्रालय के अधीन होता है। किसके अधीन होता है? जो रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त होता है ये आपका गृह मंत्रालय के अधीन होता है। इसके बाद देखिए, अगला कह रहा है कि वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण जो आपका ASI है, यानी कि एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज के अंतर्गत कारखाना अधिनियम जो 1948 है, इसकी धारा 2M के तहत कारखानों को कवर किया जाता है, जहां बिजली के उपयोग के साथ जो है वो न्यूनतम कितने कर्मचारी काम कर सकते हैं? तो यहाँ पर न्यूनतम जो है बिजली के साथ बात की गई, बिजली के उपयोग से न्यूनतम 10 या फिर उससे अधिक कर्मचारी जो है यहाँ पर कार्य कर सकते हैं, 10 या फिर उससे अधिक कर्मचारी। इसके बाद देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रतिदय सर्वेक्षण यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे की बात हो रही है। नेशनल सैंपल सर्वे की बात हो रही है कि सर्वेक्षण में जो कृषि वर्ष है ये जो है कि संदर्भ अवधि क्या होती है? तो याद रखिएगा जो आपका NSSO है, इसमें जो कृषि की अवधि होती है वो आपकी 1 जुलाई होती है, ठीक है, 1 जुलाई से 30 जून तक ये आपका माना जाता है, ठीक है, 1 जुलाई से 30 जून, यानी कि विकल्प नंबर बी आपका जो है वो सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में राष्ट्रीय आय का पहला आधिकारिक जो है वैज्ञानिक अनुमान तैयार करने के लिए 1949 में राष्ट्रीय आय समिति यानी कि नेशनल इनकम कमेटी का गठन किया गया था, और इसके यहाँ पर जो है वो अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें बात हुई है राष्ट्रीय आय का जो पहला आधिकारिक वैज्ञानिक अनुमान तैयार किया गया था 1949 में, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखेगा इसके अध्यक्ष जो थे वो PC महालनोबिस थे। कौन थे? PC महालनोबिस जो है वो राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे। इसके अलावा जो DR गॉडगिल हैं, इसके अलावा VKRV राव, ये दोनों लोग सदस्य थे। यहाँ पर जो है ये दोनों लोग क्या थे? सदस्य थे, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये भी यहाँ पर VKRV राव सदस्य थे, DR गॉडगिल ये भी सदस्य थे, लेकिन जो PC महालनोबिस थे ये यहाँ पर राष्ट्रीय आय समिति के यहाँ पर अध्यक्ष थे, जिसका गठन 1949 में हुआ था। अगला कह रहा है कि किसी सरल रेखा यहाँ पर दी गई है, इसकी मूल बिंदु से लंबवत दूरी, तो मूल बिंदु से जो दूरी का फॉर्मूला होता है वो C/√a² + b² होता है। अब मैंने बताया है अगर मानक समीकरण की बात करें तो ax + by + c = 0 होता है। तुलना कर लीजिए कौन सा मान कहाँ पर आएगा। देखिए c की तुलना करेंगे तो ये आ जाएगा 10, ठीक है। यहाँ पर माइनस आप ले सकते हैं क्योंकि दूरी ऋणात्मक होती नहीं, तो माइनस चिन्ह ले लीजिए या छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाद में आपका मान पॉजिटिव ही आएगा, ये ध्यान रखिएगा। a² + b² की बात हुई है तो a की जगह पर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, b यानी कि 4 का स्क्वायर यानी कि 16, तो इससे आप लिख सकते हैं 10, 16 9 25 का वर्गमूल आ जाएगा 5 और 5 दूनी 10। दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर माइनस चिन्ह नहीं लिया जाएगा, ठीक है। के बाद आ जाइए, यहाँ पर कह रहा है कि एक घटना A के घटित होने की प्रायिकता ये दी गई है और घटना B के घटित होने की प्रायिकता आपको ये दी गई है। यदि A और B दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं, जब भी स्वतंत्र घटनाएं होती हैं तो याद रखिएगा प्रायिकता ऑफ A इंटरसेक्शन B का मान प्रायिकता ऑफ A इंटू प्रायिकता ऑफ B के बराबर होता है, ये याद रखिएगा। ये स्वतंत्र घटनाओं की कंडीशन होती है। तो यहाँ पर आपसे इसका मान पूछ रहा है,
अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो अब ध्यान दीजिए, और इसकी वैल्यू मैंने बता दी है यहाँ पर, ध्यान दीजिए पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर इतना होता है। तो कुल मिला के देखिए पी ए का मान है 0.6 और पी बी का मान है 0.5, दोनों का गुणा कर दीजिए तो 5 छक्का 30 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इतना हो गया, ये मैंने ए इंटरसेक्शन बी का मान निकाल लिया। अब यहाँ पर मान रख दीजिए, देखिए पी ए का मान 0.6, पी बी का मान 0.5 और इसका मान हम लोगों ने निकाल लिया है 0.3। तो इसको जोड़िए, 6 5 11, 11 में से 3 घटा दीजिए तो कुल मिला के 0.8 आ जाएगा। 0.8 आपका विकल्प नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, ये हो जाएगा। तो स्वतंत्र की जो घटना बोली गई है वो आप याद रखिएगा बस। अब देखिए कह रहा है कि अर्थशास्त्र में यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर इकोनॉमिक्स में किसी भी वस्तु की कीमत बढ़ाई जा रही है लेकिन उसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो जो वस्तु की मांग की मूल्य लोच होती है वो क्या होगी? तो याद रखिएगा, मूल्य लोच जो होगी फिर वो बेलोचदार होगी। मूल्य लोच जो होगी वो कैसी होगी? तो ये याद रखिएगा, बेलोचदार होगी। बेलोचदार का मतलब वहां पर जो गणितीय मान होगा वो 0 होगा। जब भी यहाँ पर वस्तु की कीमत बढ़ने पर अगर मांग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो ये बेलोचदार होगी। ठीक है, और बेलोचदार का मतलब यहाँ पर जो मैथमेटिकल वैल्यू होती है वो 0 होती है, यानी कि 0 होती है। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए उपभोग व्यय का उपयोग करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो यहाँ पर जो है गरीबी रेखा निर्धारण के लिए जो उपभोग व्यय होता है इसकी सिफारिश जो की गई थी वो सुरेश तेंदुलकर समिति द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? सुरेश तेंदुलकर समिति के द्वारा जो है वो 2009 में की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 2009 में। के बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है कि सांख्यिकी में स्वतंत्रता की कोटि यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम की अवधारणा का मुख्य रूप से किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो ये याद रखिएगा, R.A. फिशर यानी कि रोनाल्ड फिशर के द्वारा जो है आपके स्वतंत्रता की कोटि, जो सांख्यिकी में स्वतंत्रता की कोटि की अवधारणा है, इसको रोनाल्ड फिशर के द्वारा जो है वो प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर। इसके बाद कह रहा है कि यदि x और y स्वतंत्र यादृच्छिक चर हैं तो यहाँ पर उनके योग जो प्रश्न दिया गया आपका वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई इसके बराबर होंगे। पहले ही बता दिया इंडिपेंडेंट रैंडम तो यहाँ पर वेरिएबल है, तो सीधे सीधे आपका वेरिएंस x प्लस वेरिएंस y के बराबर होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, वेरिएंस ऑफ y, x प्लस वाई जो है वेरिएंस x प्लस वाई के बराबर हो जाएगा, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर टोटल मैंने 50 क्वेश्चन आज बताए हैं आपको। मैथ्स के भी क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए थे, इकोनॉमिक्स के भी थे, स्टैटिक्स के। लगभग मैं डेली नए क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ठीक है, तो क्लास डेली अटेंड किया करिए आप लोग, क्लास को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। बाकी फुल मॉक टेस्ट अगर आपने अभी तक नहीं लिए तो इसको एक बार जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। आपको 10 फुल मॉक टेस्ट तो दिए जा रहे हैं, साथ में आपको 25 MCQ मिल जाएंगे, साथ ही आपको यहाँ पर शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, फॉर्मूला नोट्स मिल जाएंगे, और अभी आपके पास एक कूपन कोड भी है। अगर आप ASO50 अप्लाई कर देंगे तो आपको 299 भी पे नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर भी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा और 20 जून से आप प्रिंट ऑप्शन भी ले पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आज क्लास में यहीं पर एंड करूंगा। बाकी सभी लोग LV क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।